सुनो सुनो, ऑल अबाउट विंटर्स में आज चलेंगे हम पंजाब और वहाँ की विंटर स्पेशल डिश बनाएंगे सरसों का साग और मक्के की रोटी। आप कहेंगे इसमें नया क्या है? इसमें नया है हमारा ट्विस्ट। सरसों के साग की रेसिपी को बनाएंगे ऑथेंटिक तरीके से, और जो मक्के की रोटी है वो कई लोगों की कंप्लेन रहती है कि वो ब्रिटल बनती है, सूख जाती है, च्यू नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करेंगे आज की रेसिपी के थ्रू, और मेरी गारंटी है अगर आप मेरी रेसिपी फॉलो करते हैं तो आज के बाद आपके घर में सबसे सॉफ्ट मक्के की रोटी बनने वाली है। तो चलिए झटपट से शुरू करते हैं ये रेसिपी। अब सरसों का साग बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमारे मेन इंग्रेडिएंट यानी कि सरसों को समझ लेना है। तो ये है सरसों के पत्ते। ये ना विंटर्स में ही मिलते हैं, आजकल हर जगह पे ये पत्ते मिलने लग गए हैं। तो जब भी आपको मार्केट में इस तरह के पत्ते मिले आप सरसों का साग जरूर बनाएं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को गर्माई देता है। जो विंटर्स में होने वाले जुकाम खांसी के जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी काफी रिलीफ देता है अगर आप इसको सही तरीके से बनाते हैं। इसका खुद का टेस्ट थोड़ा पंजेंट, थोड़ा सा कड़वाहट लिए रहता है। तो ये टेस्ट को बैलेंस करने के लिए हमें इसमें मिलाना है पालक और बथुआ। बथुआ फिर से और एक विंटर स्पेशल वेजिटेबल है जो न्यूट्रिशियस और हेल्दी भी है। इसके बारे में हम फिर कभी जानेंगे। तो फिलहाल हम सरसों के साग को समझेंगे। इसका टेस्ट बैलेंस करने के लिए हमें ये दो सब्जियों को भी इक्वल प्रोपोर्शन में डालना है। मतलब अगर ये आधा किलो सरसों का साग है तो मैं 250 ग्राम्स पालक और 250 ग्राम्स बथुआ डालूंगी। तो सबसे पहले हम इसे क्लीन कर लेंगे और वॉश कर लेंगे। सरसों को क्लीन करने के लिए मैंने इसको बंडल को खोल दिया है। ये जो नीचे का हिस्सा है जो मोटी डंडी वाला, कट करके इसको निकाल देंगे। और जो पतली छोटी डंडियां हैं ये एडिबल होती हैं, ये कड़वाहट लिए नहीं होती हैं, तो इन्हें हम यूज कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजीली पक भी जाती हैं। तो मैं झटपट से इसे क्लीन करके आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए मैंने अभी पत्ते जो है वो इक्वल लेवल पे ले लिए हैं। अब इन्हें जितना हो सके ना हम फाइन चॉप करेंगे ताकि इसको पकने में ज्यादा टाइम ना लगे। सरसों को पकने में ना थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, तो इसका भी मैं एक शॉर्टकट आपको बताऊंगी जिससे इसका कड़वापन भी कम हो जाएगा और ये झटपट से पक जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप जो है वो है इसको सबसे पतला काटना। तो देखिए मैंने सारे पत्ते चॉप कर लिए हैं सरसों के। अब एक बड़े से बोल में मैं इन्हें डाल के अच्छे से वॉश कर लूंगी। ध्यान रहे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं तो इन्हें कम से कम 2 से 3 पानी में हमें धो के लेना है ताकि इसमें जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो निकल जाए। अब मैं इसी तरह से पालक को भी चॉप कर लूंगी और बथुआ को भी पत्तों में चुन लूंगी। बथुआ को हमें कट नहीं करना है, उसे हमें पत्तों में चुनना है। मैंने यहाँ पे सरसों से आधा पालक लिया है, इसे भी मैं इस तरह से फाइन चॉप कर रही हूँ। और अब यहाँ पे मैंने बथुआ की पत्तियों को भी इस तरह से चुन लिया है। देख रहे हैं ना आप, मैंने इसमें डंडियों का पार्ट ना के बराबर लिया है। ये जो सॉफ्ट वाला पार्ट है ऊपर की तरफ का ये आप ले सकते हैं, पर वो जो हार्ड वाली डंडियां रहती हैं उन्हें आप डिस्कार्ड कर दें। अब सारी पत्तेदार सब्जियों को मैं एक बोल में लेके इन्हें अच्छे से वॉश कर लूंगी और इसे हम पकाने के लिए रखेंगे। अब सबसे पहले हम सरसों के साग को पकाने के लिए रखेंगे। मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है फ्लेम पे। ये सरसों मैंने पूरी तरह से धो लिया है। अब हम बिना तेल बिना किसी चीज के इसमें सीधा ये जो हमने सब्जियां धो के रखी है इसे ट्रांसफर कर देंगे। अब मैंने सारी सब्जी यहाँ पे ट्रांसफर कर दी है कुकर में। आपको देख के लगेगा ये कुकर ओवर क्राउड हो चुका है, बहुत ज्यादा सब्जी है, पर हमने यहाँ पे इसको पकने के लिए छोड़ा है। मतलब ये अपने मॉइस्चर में ही अभी कुछ देर के लिए पकेगा, तब तक हम कुकर का लिड नहीं लगाएंगे। अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ नमक, ताकि ये जो पत्ते हैं वो पूरा अपना मॉइस्चर रिलीज कर दें। इसके साथ साथ हम डालेंगे इसमें हरी मिर्च और अदरक के टुकड़े। ये ना अदरक सरसों के साग को डाइजेस्टिव बनाएगा और हरी मिर्च उसमें अपना एक टेस्ट देगा, जिससे हमें लाल मिर्च डालने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। और इसके साथ हम डाल रहे हैं मूली। यहाँ पे मैंने मूली को भी छोटे पीसेस में कट किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पे शलगम यानी कि टर्निप भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन ये हाफ कप के करीब मूली लिया है। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स को हम कुकर में डाल के एज इट इज इसको फुल फ्लेम पे हम पकने देंगे। आप चाहे तो बीच में 1-2 बार इसे स्टर करें, पर इसमें अभी फिलहाल मॉइस्चर की मात्रा ज्यादा है तो ये जलेगा नहीं। इसे हमें अपने ही मॉइस्चर में पकने देना है ताकि इसका जितना भी कड़वाहट है वो रिलीज हो जाए। इसके बाद हम इसमें पानी डाल के इससे कुकर में हम लोग विसल बजाएंगे
तकरीबन 4 से 5 विसल्स तक इसको हम पकाएंगे। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही पकने दे रही हूँ। मैं इसके बाद का स्टेज आपको दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मुझे ये सरसों के साग को पकाते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। जब हमने कुकर में ये साग डाला था तो पूरा ऊपर तक भर चुका था, हमें लग रहा था ये पकेगा ही नहीं, पर अभी आप देख सकते हैं ये कितना पक चुका है और श्रिंक हो चुका है। अब इसमें इस स्टेज पे हम डालेंगे तकरीबन आधे कप के करीब पानी। तो अब इसे हम 4 से 5 विसल्स के लिए मीडियम आंच पर पकने देंगे। अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ तेल, और इसके साथ साथ हम डालेंगे यहाँ पे बटर या घी। आप चाहें तो प्योर घी में भी इसे बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तकरीबन 30 ग्राम्स के करीब बटर है। सरसों के साग में थोड़ा तेल का प्रोपोर्शन ज़्यादा ही रहता है क्योंकि उसमें खुद की एक ड्राइनेस होती है, जिसको कवर करने के लिए हमें इसमें थोड़ा ये फैट मिलाना ही पड़ता है। अब इसमें हम मिला देंगे कटा हुआ लहसुन। लहसुन का प्रोपोर्शन यहाँ पे आप ज़्यादा ही रखें क्योंकि गार्लिक का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। अब इसे हमें पकाना है जब तक ये स्लाइटली पिंक हो जाए। तो इसे हम मीडियम आंच पर पिंक होने तक पका लें। इसे कंटिन्यूस चलाते हुए पकाएं। अब जैसे ये पिंक हो जाएगा, इसमें हम डाल देंगे कटी हुई प्याज। अब इस प्याज को भी हमें स्लाइटली पिंक होने तक पका लेना है। प्याज भी हल्का गुलाबी हो चुका है। इस स्टेज पे ना हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा चम्मच टेबल स्पून आप ले और इसे मकई के आटे को ये ऑयल में ही हमें फ्राई कर लेना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए। इससे क्या होगा ना, जो हमारा सरसों का साग है उसमें एक नेचुरल थिकनेस आ जाएगी और ये आटा कच्चा भी नहीं रहेगा। तो बस हमें कुछ 1 मिनट के लिए इस आटे को इस ऑयल में फ्राई कर लेना है और इसके बाद हम इसमें टमाटो प्यूरी डालेंगे। अब ये आटा भी पक चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटो प्यूरी। ये देसी टमाटर हैं जो खट्टे वाले आते हैं, वो मैंने यहाँ पे यूज किए हैं ताकि कम टमाटर में ही हमारा साग खट्टा हो जाए। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे नमक और थोड़ी सी हल्दी। अब इन टमाटर को हमें तेल छूटने तक पका लेना है। मैं इस स्टेज पे ना यहाँ पे ढक्कन लगा देती हूँ और इस टमाटर को हमें पकाना है। अब कुकर का प्रेशर भी रिलीज हो चुका है। देखिए ये साग पूरी तरह से पक चुका है अभी। अब इसे हम इस तरह के वुडन ब्लेंडर से इसे ब्लेंड करेंगे। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का भी यूज कर सकते हैं, पर मुझे ना इस तरह का टेस्ट ज्यादा पसंद है तो मैं इसे हाथ से ही ब्लेंड कर रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं, हैंड ब्लेंडर से उसको फाइन प्यूरी भी बना सकते हैं। देखिए साग भी पूरी तरह से अभी घुट चुका है। अब इसे हम तड़के में ट्रांसफर करेंगे। टमाटर ने भी अपना तेल छोड़ दिया है, मतलब ये पूरी तरह से पक चुके हैं। अब इसमें हम जो अपना घुटा हुआ साग है इसे ट्रांसफर कर लेंगे। बेसिक से इंग्रेडिएंट्स के साथ ना ये साग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और जो जो स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं उसे ज़रूर फॉलो करें, तो आपको एक परफेक्ट साग की रेसिपी मिलेगी। अभी यहाँ पे हमारा साग और ये टमाटर मिक्स हो चुके हैं। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा पानी ऐड करके इसे पका सकते हैं। अब यहाँ पे कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कई लोग थिक वाला साग पसंद करते हैं, कई लोगों को थोड़ा रनी साग अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पानी आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं, पर अगर आप पानी डाल रहे हैं तो याद रखें गर्म पानी ही डालें। अब इसमें मक्की का आटा है तो वो अपना भी एक मॉइस्चर लेगा, तो अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे आप 1/4 कप जितना गर्म पानी भी डाल सकते हैं। पर मेरे घर में सबको थिक साग पसंद है तो मैं इसी स्टेज पे उसको ढक्कन लगाकर तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको पकने दूंगी और इसको बीच बीच में मैं चलाते रहूंगी ताकि ये जले नहीं। अब जब तक हमारा सरसों का साग पक रहा है तब तक हम मक्के की रोटी की तैयारी कर लेंगे। अभी यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब मैंने मक्की का आटा लिया है। ये है मक्की का आटा जो मार्केट में इजीली मिल जाता है। ये हल्का सा दरदरा रहता है और इसमें एक ड्राइनेस रहती है अपनी, तो इसे बैलेंस कैसे करना है ये अभी मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। अब 1.5 कप आटे के साथ हमें 1.5 कप पानी लेना है। इसमें हम डालेंगे अजवाइन। ये मैंने मूली को कस के रखा है यहाँ पे,
इसे भी मैंने फाइन ग्रेटर पे किया है ताकि ये इजीली पक जाए और हमें रोटी बनाते हुए कोई दिक्कत ना हो। इसके साथ मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हरी लहसुन। इसको भी मैंने मिक्सर में हल्का सा दरदरा पीस लिया है, मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला था। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी और नमक। अब इसमें जैसे ही उबाल आ जाएगा हम इसमें मक्की का आटा डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पे आप लहसुन की जगह पे हरी मेथी डाल सकते हैं, पालक डाल सकते हैं, हरा धनिया डाल सकते हैं। आपका जो मन करे आप अपने फ्लेवर टेस्ट के हिसाब से मक्के की रोटी का फ्लेवर चेंज कर सकते हैं। मेरे घर में हरी लहसुन और मूली का फ्लेवर सबको अच्छा लगता है। अब जैसे ही पानी उबल के जाएगा मैं इसमें ये मक्की का आटा ट्रांसफर कर दूंगी। अब इसे डालने के बाद मैं इसको कुछ सेकंड्स के लिए एज इट इज बॉईल होने दूंगी और हम इसमें डालेंगे ये 1 चम्मच तेल। अब हमें वुडन स्पैचुला से इसको स्टर करना है। याद रखें फ्लेम मीडियम ही रखें, बहुत ज्यादा फुल फ्लेम पे इसे ना पकाएं। मक्की का आटा ना बहुत ज्यादा ड्राइनेस लिए हुए रहता है, इसलिए ना इसे पकाना हर किसी के लिए डिफिकल्ट होता है। पर अगर आप इस मेथड से उसको स्टीमिंग मेथड से बनाएंगे ना तो मेरी गारंटी है आपकी जो रोटियां हैं वो सुपर सॉफ्ट बनेगी। घर के बड़े से लेके छोटे तक इस रोटी को एंजॉय करेंगे। देखिए अभी एक लम्प फॉर्म हो चुका है। अब इसे हम अपनी ही स्टीम में 2 से 3 मिनट के लिए कम आंच पर पकने देंगे। इसके बाद में फ्लेम बंद करके इसे एज इट इज ढक्कन लगा हुआ कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी ताकि अपनी ही स्टीम में ये आटा पूरी तरह से पक जाए और हमारी रोटियां सॉफ्ट बने। अब ये आटा काफी ठंडा हो चुका है पर अभी भी ये कुनकुना है। अब इसे हम एक वाइड बर्तन में निकाल लेंगे और इससे ना हम गरम गरम इस तरह का एक पराठा प्रेस ले लेंगे और उसकी सहायता से इसको मसलना स्टार्ट करेंगे। इससे क्या होगा ना, जितनी भी गुठलियां बनी हुई हैं, जो आटा मिक्स नहीं हुआ है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और हमें एक प्रॉपर डो मिलेगा। अब देखिए मैंने इसको अच्छे से मसल लिया है आटे को। अभी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, ये हाथ से हैंडल हो पाएगा अभी। तो अभी क्या करना है ना, हमें यहाँ पे इसके ऊपर थोड़ा तेल ड्रिजल कर देंगे हम और अब इसे हम हाथ से मसलना शुरू करेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसकी हाथ से मसाज करेंगे ताकि आटा अच्छे से मिल जाए। आप इस स्टेज पे ना चाहें, अगर आपको लग रहा है कि आटा नरम लग रहा है तो आप यहाँ पे ज्वारी का आटा डस्ट कर सकते हैं। और आपको अगर इसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मक्के की रोटी आपको नहीं बनानी है तो स्टीमिंग के टाइम पे भी आप इसमें ज्वारी, बाजरी या जो भी आपको मिक्स आटे इसमें डालने हैं, कई लोग इसमें बेसन भी मिलाते हैं, तो जो भी आपको आटे मिलाने हैं आप मिला सकते हैं। पर यहाँ पे मैंने आज प्योरली ये मक्की के आटे की ही रोटियां बनाई हैं। पानी का प्रपोर्शन भी हर आटे का अपना रहता है। अगर आपको लग रहा है कि आटा ज्यादा सूख गया है तो आप थोड़ा सा कुनकुना पानी एक बोल में ले लें और उसके हल्के हल्के छींटे मारते हुए इस आटे को मसल लीजिए। देखिए डो पूरी तरह से अभी रेडी हो चुका है। मैं इसकी एक लोई बना के आपको दिखा देती हूँ। देखिए ठीक चपाती के आटे के जैसी ये लोई बनी है, तो हम इसे इजीली अभी इसकी चपातियां बना पाएंगे। देखिए ये आटे की ना रोटियां बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको लगेगा ही नहीं आप मक्के के आटे की रोटी बना रहे हैं, आपको ऐसे ही फील होगा कि जैसे आप गेहूं की चपातियां बना रहे हैं। बस हल्का हल्का आटा डस्ट करें और चपातियों को या भाकरियों को या मक्के की रोटियों को रोल कर दें। देखिए मैंने कितना पतला उसको बेला है। अब इसकी हम फटाफट से सिकाई करते हैं। कौन कहेगा ये मक्की की रोटी इतनी पतली बिना टूटे बन सकती है? तो चलिए अब इसकी झटपट से हम सिकाई कर लेते हैं। इस मक्की के आटे को अगर आपको हैंडल करना आ गया ना तो आप कभी भी इतनी ही सुपर सॉफ्ट रोटियां बनाएंगे। देखिए बिल्कुल गेहूं की चपाती के जैसे ये फूल रही हैं भाकरियां। और अब हम इस पे लगा देंगे ढेर सारा देसी घी। अरे भाई मक्के की रोटी है तो घी तो आएगा ही। आप देख रहे हैं ना कितनी पतली ब्यूटीफुल सी ये रोटियां बनी है। मैं इस तरह से सारी भाकरियां भी बना लूंगी। तो देखिए हमारा सरसों का साग पक चुका है। अब हम गर्मा गर्म मक्की की रोटी के साथ इसे सर्व करेंगे इसको दही, गुड़ या मक्खन, अगर आपके घर में सफेद मक्खन है तो उसके साथ इसे सर्व करें। चलिए अब इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं।
तो ये परफेक्ट से हमारा सरसों का साग मक्के की रोटी रेडी हो चुकी है। मैंने इसे सर्व किया है सैलेड, प्याज, यहाँ पे गुड़ दिया है मैंने और ये दही। और ये रोटी तो आप देख ही पा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनी है, बिल्कुल 2 उंगलियों से मैं इसे तोड़ पा रही हूँ। तो डू ट्राई दिस रेसिपी, क्योंकि ये परफेक्ट रेसिपी है और सीजन में ये सरसों का साग अवेलेबल भी है। तो इसे ट्राई जरूर करें और अपने फीडबैक्स मेरे साथ जरूर शेयर करें।